नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने वीडियो फर्स्ट डाला, जो पार्ट फर्स्ट था हमारा, उसमें देख के हमने 1 से लेकर 15 तक जो माध्यमिक से बोर्ड में प्रश्न आए हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम आगे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या हम बात करें 16 से, और एक खंड कौन से है? सी से है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, खंड जो सी है 16 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? ये कह रहा है x² माइनस 2x माइनस 15 बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहला काम आप इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे आसान तरीका है कि आपकी ये 2 घात है, 1 घात है, फिर कोई संख्या आती है तो कौन सी विधि काम करती है? टुकड़े वाली विधि, अर्थात गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ये कहती है कि पहले पद को और अंतिम पद को आप गुणा कर लो। गुणा करके देखते हैं कितना होता है, माइनस का 15x²। अब बीच वाली संख्या के ऐसे 2 भाग करो आप कि जोड़ बाकी करे तो हमारे पास 2 आ जाए, और गुणा करे तो हमारे पास कितने आ जाए? माइनस के 15। थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ, टुकड़े करना बिल्कुल आसान है, गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा सोचना आपको। ये देखो चिन्ह किसका रहा है? माइनस का रहा है, तो इसके 2 टुकड़े होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक संख्या तो जाएगी बड़ी, एक संख्या क्या होगी? से छोटी। तो ऐसी 2 संख्याएं देखिए जिनके बीच में अंतर तो हो 2 का, और गुणा करें तो कितना आ जाए? 15। तो देखिए विद्यार्थियों, ऐसे टुकड़े हम करते हैं तो आप पाओगे क्या होता है? x² माइनस के 5x में से प्लस के 3x बाकी निकाल दूं तो मेरे पास कितने बचते हैं? देखो 5 में से कितने गए? 3, तो कितने बच गए? 2। 5 को किससे गुणा किया? 3 से, तो 5 कितना हुआ? 15। अब कितने पद है? 1 2 3 4 पद है, तो 2 2 के बना लो जोड़े, 2 2 के बना लो जोड़े। इन दोनों में देखेंगे कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। आप पाओगे यहाँ कॉमन क्या है? x है। x कॉमन लिया तो क्या हुआ? x माइनस 5, x माइनस 5। आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। यहाँ से कॉमन कितना है? 3 है, यानी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 को मान लिया तो x माइनस 5। ये कितना है? x माइनस 5, यानी 3 का भाग आते हैं। 3 से 3 गया, क्या बच गया? x माइनस की जगह माइनस 3 का भाग आया, कितने बार गया? 5 बार। ये कितनी बार है भाई? कोष्टक 2 बार है, और दोनों समान है। दोनों क्या है? समान है। यदि दोनों कोष्टक समान है तो कितनी बार? कोई से 1 बार, अर्थात ये दोनों क्या ले लो? इसमें से कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। तो आप कॉमन लेते हो तो क्या होता है? x माइनस 5, बाकी को दूसरे कोष्टक में x प्लस 3। अब दोनों कोष्टक बनने के बाद आप लिखोगे बहुपद को शून्य के बराबर मानने पर। लिखेंगे हम बहुपद को शून्य के बराबर मानने पर। बहुपद को किसके बराबर मानोगे आप? शून्य के बराबर मानोगे, तो क्या लोगे? इसे शून्य लिखोगे आप, तो x माइनस 5 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 3 बराबर क्या लिखा आपने? 0। अभी देखो 0 आ रहा है, तो या तो ये संख्या 0 है या ये संख्या क्या है? 0, क्योंकि बराबर क्या है हमारे पास? 0। आप इनमें से आपको क्या करना है? इन दोनों में संख्याओं में से एक संख्या क्या है? 0 है, तभी तो उसका मान क्या है? 0, क्योंकि दोनों पक्ष हमेशा क्या होते हैं? बराबर। दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए तरीका यही होता है कि ये इधर क्या आ रहा है आपके पास? 0 आ रहा है, तो इधर भी क्या आना चाहिए? आपके पास 0 आना चाहिए। तो मैं कहूँगा या तो ये संख्या क्या है? 0 है, या ये संख्या क्या है? 0 है। दोनों में से एक संख्या क्या है? 0। 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, हमेशा उसका मान क्या आता है? 0। तो दोनों में से एक संख्या क्या है? जरूर 0 है। अब देखते हैं कौन सा 0 है, तो लिखेंगे या और या तो। या और या तो में क्या है कि कोई बच्चा कहता है कि सर ये 0 है, कोई कहता है ये 0 है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा ये 0 है, तो x माइनस 5 बराबर क्या है? 0। किसने कहा सर ये 0 हो सकता है, तो x प्लस 3 बराबर क्या हो सकता है? 0। अब देखो ये किसका? माइनस के x में गया प्लस का, तो x बराबर कितना उत्तर आया? 5। पहला आंसर कितना गया? 5। ये प्लस का इधर किसमें गया? माइनस का, तो x बराबर कितना? माइनस का 3। ये दोनों के आगे इसके शून्यांक आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? शून्यांक। पहला काम तो ये, पहला पार्सन तो ये पूछा उसने, इतना किया आपने, तो 1.5 नंबर का काम तो ये किया आपने कि पहले इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यांक। अब शून्यांक ज्ञात करने के बाद इसकी सत्यता की जाँच, यानी कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या गलत, इसकी जाँच करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, इसकी जाँच करते हैं हम। तो एक तरफ तो लिखेंगे शून्यांक, एक तरफ तो लिखेंगे शून्यांक। जो हमारे उत्तर आते हैं उत्तर को हम शून्यांक कहते हैं, उत्तर को क्या कहते हैं? शून्यांक। और एक तरफ लेते हैं गुणांक, क्या लेते हैं? गुणांक। अब जो शून्यांक होते हैं यानी कि इनका योग करते हैं। 2 जांच करते हैं हम, एक तो योग की, एक तो किसकी करते हैं? योग करते हैं जो उत्तर आए हैं उनका। तो पहला उत्तर तो कितना आया? 5, दूसरा माइनस का 3, तो कितने बचे आपके पास? 2। कितने बच गए? 2। इसी प्रकार इनका गुणा भी करते हैं। इनका क्या करते हैं? गुणा करके देखते हैं,
तो देखो गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो पहला उत्तर तो आया आपके पास 5, दूसरा कितना आया था माइनस का 3, गुणा किया तो माइनस के 15, कितने माइनस के 15। इसी प्रकार गुणांक होते हैं, जो एक गुणांक तो होता है अल्फा, दूसरा गुणांक क्या होता है बीटा। यानी पहला तो करते हैं योग करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। देखो योग से योग समान होना चाहिए, गुणा से गुणा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये सत्यता की जांच है। तो जांच करने का तरीका यही है कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या गलत है, इसकी जांच करनी है। तो एक तरफ तो करेंगे शून्यांकों के योग और गुणांकों का योग क्या आना चाहिए, बराबर। शून्यांकों का गुणा और गुणांकों का गुणा ये भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए एक सूत्र चलता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस की जगह माइनस, अच्छा एक्स का गुणांक देखो कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, कितना माइनस का 2। तो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा होता है उसे कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कितना है 1। देखो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा है उसे कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कितना है 1 है, तो बटे में कितना गया 1, माइनस को माइनस से किया तो क्या हुआ प्लस, ये कितना है 2 बटे 1, 2 में 1 कबाल आया तो कितना है 2 एकम 2। तो देखो योग से योग समान आ रहा, तो हमारा काम क्या है, सही चल रहा है। अब दूसरी जांच करते हैं गुणा की, किसके करते हैं, गुणा की। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर इसका होता है अचर पद, इसका सूत्र क्या चलता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो मैं यहाँ करता हूँ अचर पद, यानी कोई संख्या देखो आपके पास कितना आ रहा है, आपने देखा कि कोई संख्या आपके पास अचर पद है, अचर पद कितना आ रहा है, माइनस का 15, बट्टे की जगह बट्टे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, माइनस के 15 वाला कितना, माइनस के 15 एकम 15। तो आप पाओगे योग से योग समान है और गुणा से गुणा भी क्या है, समान है। और ये सत्यता की जांच हो चुकी है, तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये किया होगा काम आपने, तो 3 नंबर आपके 100% आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 17। ये क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी में दूसरा और तीसरा पद, एक एपी है, एक क्या है एपी का दूसरा पद तो दे रखा है 24, इसी का कहता है कि तीसरा पद, कौन सा पद है, तीसरा पद। ये तीसरा पद दे रखा है कितना, 28 है, कितना है 28 है। तो 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 61 पदों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आपको, योग ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र हम जानते हैं, 2 सूत्र चलते हैं हमारे पास। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल, दूसरा होता है एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2 ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 गुणा डी, ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास पहला पद और तीसरा पद दे रखा है, तो यहाँ से ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। हमेशा पहले किसका मान ज्ञात कीजिए, ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। ए और डी का मान ज्ञात करते हैं, देखो कैसे ज्ञात करते हैं। ये कौन सा पद आ रहा है, दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं कि पहले पद में एक सार्वंतर जोड़ा तो कौन सा पद आता है, दूसरा पद। इसका मान कितना है 24, इसे कहते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार एक कौन सा पद दे रखा है, तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, पहले पद में 2 सार्वंतर जोड़े तो कौन सा पद आता है, तीसरा पद। ये कितना है 28 है, इसे कहते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो आप। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो पहले ये लिखते हैं a प्लस 2d बराबर कितना है 28। दूसरा आपके पास क्या है, a प्लस d बराबर कितना है 24। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। तो चिन्ह परिवर्तन, घटाने का नियम लगता है, तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। यदि आपके पास 2 चर वाले रेखीय समीकरण होते हैं और उन्हें हल करते हैं, तो आपके पास इस विधि के अनुसार तो आपको क्या करना है, विलोपन विधि है, विलोपन करना है, एक पद को गायब करना है। विलोपन विधि के अनुसार आपको क्या करना है कि दोनों में से एक पद का गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आपने देखा एक के गुणांक दोनों है समान है। फिर दूसरी विधि ये क्या कहती है कि गुणांक समान होने के बाद चिन्ह होने चाहिए विपरीत। चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत। हमने देखा ये दोनों जगह चिन्ह किसका है, प्लस का। यदि समान चिन्ह होते हैं तो कौन से नियम लगता है, घटाने का, और विपरीत चिन्ह होते हैं तो कौन सा नियम लगता है, जोड़ने का नियम लगता है। तो देखो ये दोनों समान आपस में कट गए, इनको बाकी निकाला, कितना बचा, डी बराबर की जगह बराबर, 2 में से 1 है तो 1 डी बच गया, बराबर की जगह बराबर। 28 में से कितने गए, 24, तो कितने बच गए आपके पास 4, यानी सार्वंतर कितना आया 4। डी का मान का रखेंगे समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर, एक में रख के देखते हैं क्या होता है आपके पास। रखा ए की जगह ए, प्लस की जगह प्लस, डी की जगह 4, बराबर की जगह बराबर, कितना है 24। ये प्लस की जगह किसमें हो गया माइनस में, तो ए बराबर कितना हो आपके पास 24 माइनस 4, 4 गए तो कितने बचे आपके पास 20, कितना आ गए 20। यानी आपके पास पहला पद आ गया 20 और सार्वंत्र कितना गया 4। अब क्या याद करना है 61 पदों का योग, 61 पदों का क्या याद करना है आपको योग याद करते प्रिय विद्यार्थियों। देखना योग क्या होगा इसका, योग 61 पदों का योगपद, 61 पदों का योगफल। योगफल याद करते हैं, योग का सूत्र होता है SL बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 गुणा d और कोष्टक कर दो बंद। जैसे जैसे मान रखे वैसे वैसे रखिए। S61 का मान याद करना आपको, बराबर की जगह बराबर, n का मान कितना है 61/2, कोष्टक की जगह कोष्टक, 2 की जगह 2, a का मान है 20, प्लस की जगह प्लस, n का मान है 61-1 गुणा d का मान कितना है 4 और कोष्टक कर दो बंद। आसानी से हल कीजिए, आराम से आप हल करोगे उत्तर आपके पास 100% आएंगे। 61 की जगह 61/2 की जगह 2, कोष्टक की जगह कोष्टक, 2 से गया तो कितना हुआ 40, प्लस की जगह प्लस, एक बाकी निकाल कितने बचे 60, 60 को किससे गुणा किया 4 से तो कितना हुआ 240, कितना हुआ 240। देखो 61 में से एक गया तो कितना बचा 60, 60 को किससे गुणा करना है 4 से, तो 4 से गुणा किया तो कितने में 240, 240 में कितने जोड़े 40, तो आपने जोड़ के देखो आप कितने हो गए 280, कितने हो गए 280। तो आपके पास देखो 61/2 की जगह तो 61/2 गुणा इनका जोड़ा तो कितना हुआ 280, कितना हुआ 280। अभी आप देखो 2 का भाग जाता है तो 2 एकम 2, इसमें कितने बार गया 1 4 जोड़े 140, कितना हुआ 140। अब इसको क्या कर लो आप गुणा, आपको किसको गुणा करना है 61 को 14 से गुणा कर लो, 61 की क्या लो 14 से गुणा। तो देखो गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 6 चौका 24 गुणा, फिर ये कितना हुआ 1 और 6 जोड़े कितने हुए 4, ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 8 और एक जीरो लगा दी तो कितना आपके पास 85-40, कितना हुआ 85-40। आपने इनका योग किया तो योग करके देखा आपने कितना हुआ ये 85-40, ये क्या है इसका आंसर। इस प्रकार 61 पदों का योगफल कितना हुआ 8540 आंसर। प्रिय विद्यार्थियों काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आप थोड़ी सी मेहनत की होगी तो आपके पास अच्छे नंबर प्राप्त हुए होंगे और हमारी वीडियो क्लास है उनके बाद सहायता से आपने काफ़ी अच्छा पेपर किया होगा। और 9th क्लास में जो विद्यार्थी अब 10th क्लास में आ चुके हैं उनके पास अधिक से अधिक वीडियो क्लासों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आने वाली एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और वो भी अपने माँ बाप अपने गुरुजन का नाम रोशन कर सके। प्रिय विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 12 मीटर ऊंचा एक आपके पास क्या था पेड़ था। ये पेड़ क्या होता है तेज हवा के कारण कुछ ऊंचाई से टूटता है। देखो पूरे पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है, कितनी है 12 मीटर है। अब ये तेज हवा चली, तेज हवा से चलने के कारण ये टूट के गिर गया। टूट के गिरने के बाद ये ज़मीन को यहाँ से छूता है, यहाँ से क्या करता है ये छूता है, यहाँ ज़मीन है लास्ट हिस्सा है इसका आके यहाँ छू लेता है। ये जहाँ पर छूता है वहाँ कोण ज़मीन के साथ धरातल के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटता है ज्ञात कीजिए, यानी आपको ज़मीन की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो मैंने कहा है प्रिय विद्यार्थियों ऑफलाइन क्लास में बहुत कहा है कि जहाँ एक कोण आता है तो आप साइन कोस टेन किसी का भी संबंध लगता है, लेकिन जब दो कोणों की बात आती है तो संबंध किसका लगता है टेन का लगता है। यहाँ कोण कितना है एक, तो आपके पास या तो साइन का संबंध लगेगा या कोस का लगेगा या टेन का संबंध लगेगा। देखो किस प्रकार संबंध लगता है। इस बिंदु कह दिया ए, जहाँ पर टूटा उसे कह दिया बी, और जहाँ जमीन को चुले उस बिंदु क्या कह दिया हमने सी। अब जहाँ से टूट रहा है उस बिंदु उसको ऊंचाई को क्या कह दिया हमने एच मीटर पर टूट रहा है। कितनी ऊंचाई पर टूट रहा है ये एच मीटर पर। अच्छा ये टूटने के बाद ये जमीन पर गिरा, ये हिस्सा हम ज्ञात करना चाहिए। तो मान लो ये पूरी 12 है, पूरी कितनी है 12। यदि मैं कह दूँ 5 है तो ऊपर वाली कितनी बच गई 7। आप बाकी निकालोगे तो ये काम करो, ये एच है तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी 12 माइनस एच मीटर हो जाएगी। अब आप देखो आपके पास किसका मान ज्ञात करना है और क्या दे रखा है आपने। देखोगे कि कोण है, कोण के सामने क्या कहलाती है लंब, तो लंब का मान तो हमें ज्ञात करना है। अच्छा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने कर्ण है, कर्ण का मान ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है। लंब और कर्ण का संबंध किस में आता है साइन में आता है। किस में आता है साइन में आता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में संबंध किसका लगेगा साइन का। किसका लगेगा साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है
लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी है, लंब क्या है आपके पास ए बी बटे कर्ण, कर्ण है आपके पास क्या है बी सी, कर्ण क्या है बी सी। थोड़ी सी इसके नीचे भाषा लिख देंगे हम, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखिए आप, ये अनिवार्य लिखना थोड़ा सा। क्या लिखेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की सॉरी ऐसे लिखेंगे, माना कि पेड़ जमीन से जहाँ पर टूटता है उसकी ऊंचाई धरातल से कितनी है, h मीटर है, तथा जहाँ पर ये जमीन को छूता है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 - h मीटर हो जाएगी, तथा धरातल के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये इतनी सी बात लिखने के बाद ये समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो साइन, साइन की जगह है साइन, कोण कितना है 30, बराबर की जगह है बराबर, कोण के साथ हो जाए लंब, लंब का मान क्या है h, बट्टे की जगह है बट्टे, कर्ण, कर्ण का मान आपके पास कितना है 12 - h, 12 - h। साइन 30 का मान हम त्रिकोण में 30 से जानते हैं कितना होता है 1/2, बराबर की जगह है बराबर, h की जगह h, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में कितना है 12 - h। अब क्या करते हैं वज्री गुणा, इसको इससे गुणा किया तो 2h, बराबर की जगह है बराबर 12 - h। ये माइनस की जगह किसमें हो गया प्लस का, तो 2h + h बराबर कितना हुआ 12, 2 रे कितना हुआ 3h, कितना हुआ 3h बराबर कितना हो गया 12, 3 गुणा में क्या लगा दूँ मैं भाग में, 3 बराबर हो गया 12/, h का मान चाहिए तो h बराबर हो गया 12/3, 3 का बार कितने बार गया 4 बार, तो h बराबर कितना हुआ 4 मीटर। अर्थात वो धरातल से, वो पेड़ है वो धरातल से कितनी ऊंचाई से टूटेगा, 4 मीटर की ऊंचाई से टूटेगा। ये क्या होगा इसका आंसर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्न 3 नंबर का था, उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा और आसानी से 3 नंबर कवर किए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये हमारी जो वीडियो क्लासेज हुई उनमें ऐसे कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं डाल सका मैं, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण हमने जितने प्रश्न डाली हैं सबके प्रश्न ऐसे कैसे, उससे हमारी जो वीडियो क्लासेज हैं उनमें ऐसे कैसे मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार मतलब एक आधार बी सी है, एक आधार कौन सा है आपके पास बी और सी, एक ही आधार पर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज तो कौन सा है ए बी सी और एक त्रिभुज कौन सा है बी सी डी, एक ही आधार पर एक त्रिभुज तो ए बी सी एक बी सी डी है। अच्छा ये क्या कहता है, बने हुए हैं यदि ए डी बी सी को ऊपर प्रतिच्छेद करता है, यदि इन दोनों को मिलाए हम तो ये ऊपर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, ऊपर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, इसको मिलाया तो ओ बिंदु पर क्या करता है ये प्रतिच्छेद करता है। तो फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल का नाम आया तो मैंने कहा क्षेत्रफल वाली पर में जरूर लगेगी इसमें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल ये इसके बराबर होता है। तो पहले तो दिया है लिख देंगे, फिर अगला टॉपिक हमारा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ध्यान देखिए विद्यार्थियों क्या सिद्ध करना है, ए आर एन क्षेत्रफल, ए आर एन क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे ए आर एन क्षेत्रफल त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ये क्या आना चाहिए आपके पास ए ओ बटे बी ओ सॉरी डी ओ, ए ओ बटे डी ओ, ये चीज़ आपको सिद्ध करके दिखानी है। हमारी वीडियो क्लास में ऐसे कैसे प्रश्न मैंने हल किया हुआ है, एक बार दोबारा देख लीजिए। हम इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे, रचना इसलिए करेंगे हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि आपके पास देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है, क्या आ रहा है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका सूत्र लगाना है हमें, तो ये तो आधार है, ये तो क्या हुआ आधार, ये इसकी ऊंचाई नहीं कह सकते हम, ऊंचाई नहीं कह सकते क्योंकि ऊंचाई में से क्या डालती है लंब डालती है, ये लंब नहीं है तो हमने क्या किया ऊंचाई डाली, लंब डाला तो इस पर ये लंब डाल दिया और एक कोण की तरफ बना 90। इसी प्रकार इस बिंदु से हमने क्या डाला ये लंब डाला और एक कोण की तरफ बना 90, इसे कह दिया एम और इसे क्या कह दिया हमने एम। तो ये रचना में काम किया हमने, रचना क्या की हमने, रचना ये की कि BC पर लंब डाला कौन सा AM, वह BC पर लंब डाला कौन सा हमने DN, कौन सा डाला DN डाला, ये लंब डाल दिया हमने। इसके बाद हम चलते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में मैंने ये भी कहा है कि ऐसे प्रश्न के लिए उत्पत्ति करना बिल्कुल आसान है, परिमेय वाला पोर्शन खूब ईजी होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। अब उत्पत्ति में हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए उस चीज़ पर चलो अपना मैथमेटिक हर प्रश्न अपना सिद्ध होता चलेगा। तो हमें क्या चाहिए AR चाहिए, AR यानी क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे AR यानी क्षेत्रफल, AR यानी क्षेत्रफल त्रिभुज किसका त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र जानते हैं क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसके लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई
इसके लिए भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखोगे आप 1/2 से 1/2 समान है, कट गया। आधार, आधार इसके लिए क्या है, BM है, सॉरी BC है, आधार क्या है BC है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है AM है, ऊंचाई क्या है AM, बट्टे की जगह है बट्टे। इसमें भी कहा है एक ही आधार, यानी दोनों का आधार एक ही है, तो आधार तो हमारा क्या है BC है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है DN है, ऊंचाई क्या है DN है। अब देखो BC से BC समान आपस में कट गया, कट गया तो हमारे पास क्या बचा, AM/DN, AM/DN, इसे कह दिया समीकरण 1। हमें आवश्यकता क्या है, देखो जैसी आवश्यकता वैसे काम कीजिए, बिल्कुल ईजी काम है। हमें आवश्यकता थी ARNA क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ARNA क्षेत्रफल त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ समान आ रही है। इसको हल करना है, ये चीज़ लानी है, हमें AO/DO लाना है। तो ये लाने के लिए काम करते हैं हम कि एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आपस में मैं करता हूँ समरूप करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, समरूप। यदि इन दोनों को यदि मैं समरूप कर दूँ तो मेरा काम हो सकता है। देखिए मैं क्या करता हूँ कि त्रिभुज AOM व त्रिभुज DON में इन्हें समरूप करने के लिए कितनी बात चाहिए हमें, 2 बात। 2 बात देखोगे कि ये कोण कितना है 90, ये कोण कितना है 90। नंबर 1 कि कोण AMO बराबर है कोण कौन सा आपके पास DNO। कारण क्या है भाई, समकोण है, क्योंकि हमने लम डाला है, लम डाला तो कोण कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, एक बात। नंबर दूसरी बात देखोगे, दूसरी बात आपने देखी जब दो रेखा एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने कोण कैसे कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। तो दूसरी बात है कोण AOM बराबर है कोण किस कौन सा आपके पास DON। कारण क्या है भाई, शीर्षा अभिमुख कोण। कारण क्या है, शीर्षा अभिमुख कोण। कौन सा नियम बना, एंगल के गुणधर्म से, एंगल के गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपस में समरूप हो गए। क्या हो गया, आपस में समरूप। मैं वहां करता हूं, आगे देखना यहाँ से। दोनों त्रिभुज कौन से, त्रिभुज AOM समरूप है त्रिभुज DON। यदि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम नियम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लिख सकते हो तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती है, संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। अर्थात इस दूरी में इसका भाग और इस दूरी में इसका भाग आपस में क्या होगा, बराबर। ये दूरी कौन सी आपके पास, AM/DN बराबर होगा AO/DO। इसे कह दिया समीकरण 2। अब देखो दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह कि इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग आपस में क्या होगा, बराबर। अब देखो अब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर। पहला समीकरण में देखा हमारे पास कि हमें AM/DN आ रहा था, AM/DN उसको हटाना है। AM/DN की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, AO/DO। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखोगे आप इधर जो चल रहा चलने दीजिए। ARNA क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ARNA क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर की जगह है बराबर। क्या आ रहा था आपके पास, AM/DN, AM/DN की जगह लिख सकता हूँ AO/DO। और ये क्या हो चुका हमारा, इति सिद्धम। इस प्रकार ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। ये ABCD एक चतुर्भुज है, क्या दे रखा है, चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर है AC बराबर है AD। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABD बराबर है दुगना है कोण BDC प्लस कोण CBD। अर्थात ये देखो इजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है। क्या कहता है आपके पास, एक वर्त है, एक क्या है, वर्त है। इस वर्त में कहता है कि कोई बिंदु A है, यहाँ से AB और AC और AD, यानी कि ये बिंदु A है, यहाँ से ये बिंदु कौन सी है, B है, ये कौन सी है, C है, और ये कौन सी है, D है। इसको इससे मिला दिया,
ये क्या कहता है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। तीनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तीनों दूरियां यदि बराबर है तो ये इतना समझ लीजिए आप कि यदि किसी परिधि से यदि 3 बिंदु स्थित है और तीनों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु है तो क्या कहलाता है आपके पास, त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्र। तो आपके पास एक क्या है, यहाँ वर्त का केंद्र है, सॉरी वर्त का क्या है, केंद्र है। देखिए विद्यार्थी, इसमें दीर्घा में थोड़ा सा देखिए विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है कि एक वर्त है, एक क्या है, वर्त है। तो हमने वर्त बना लिया। इस वर्त में क्या कहता है कि वर्त में एक चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के लिए भी क्या कहता है कि इस चतुर्भुज में ये बिंदु आपके पास ए है, ये बिंदु आपके पास बी है, ये बिंदु आपके पास सी है, ये बिंदु कौन सी है, डी है। इसमें कहता है कि ए बी बराबर है ए सी बराबर है ए डी, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। पहला टॉपिक तो लिखते हैं दिया। पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, दिया है। दिया क्या लिखोगे आप कि एक वर्त है, एक वर्त है जिसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी बराबर है ए डी। यदि तीनों भुजाएं बराबर है, ये परिधि पर स्थित बिंदु है, तीनों भुजाएं यदि यहाँ से ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर स्थित होती हैं तो ये हमेशा वर्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो ए वर्त का केंद्र है, तो ए वर्त का केंद्र है, वर्त का केंद्र है। ये कैसे जाना हमने, ये दे रखा है कि ये दूरी और ये दूरी तीनों दूरी बराबर होती हैं तो ये वर्त का क्या कहलाता है, हमेशा केंद्र कहलाता है। अगला टॉपिक में हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि कोण बी ए डी बराबर है, कोण दुगना है, 2 लगा दिया, कोष्टक कोण कौन सा, बी डी सी प्लस कोण सी बी डी। आप नंबर से करना चाहो तो नंबर से कर सकते हो या वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें क्या चाहिए, कोण बी ए डी, यानी ये कोण, इस पूरे कोण का मान। अच्छा फिर क्या कह रहा है, बी डी सी, ये बन रखा है, ये देखिए आपके पास बी डी सी, यानी बी को किससे मिलाना, आपको डी से मिलाना। बी को किससे मिलाना है, डी से। डी से मिलाने के बाद ये कोण, इस कोण का, और क्या कह रहा है, कोण बी सी बी डी, यानी सी बी डी, यानी इन दोनों कोणों का मान, इन दोनों कोणों का मान। ये कह रहा है कि इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग से क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, हम करते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति चलता हूँ मैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। उत्पत्ति में हम एक प्रमेय करेंगे, जो आगे भी मैं प्रमेय करूँगा, आपकी पूछी गई है छंक की प्रमेय, उस प्रमेय का देखिए कथन देखिए। हम एक प्रमेय में जानते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा मिटाता हूँ, इस लाइन को मैंने मिटा दिया, इस लाइन को मैंने भी मिटा दिया यहाँ से, और इसे ये देखा यहाँ से मिलाता है। ये क्या है, आपके पास एक चाप है, ये आपके पास क्या है, देखो एक चाप है, एक चाप द्वारा, एक प्रमेय जानते हैं हम, एक चाप द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण, केंद्र पर बना आंतरिक कोण शेष परिधि पर, इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने आंतरिक कोण का दुगना होता है। आप देखो ये प्रमेय ध्यान से पढ़ते हम, तो ये एक हमारा एक चाप है, ये हमारा क्या है, चाप है। इसी चाप द्वारा केंद्र पर यह आंतरिक कोण होता है, इस कोण का मान शेष परिधि पर, इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। हम लिख सकते हैं प्रमेय में कि चाप BC द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण, केंद्र पर बना आंतरिक कोण, जो आपकी प्रमेय भी दे रखी है, आंतरिक कोण शेष परिधि पर बना, आंतरिक कोण शेष परिधि पर बने आंतरिक कोण का दुगना होता है। हम ये प्रमेय जानते हैं कि केंद्र पर बना आंतरिक कोण शेष परिधि पर बने आंतरिक कोण का दुगना होता है। तो कोण कौन सा आपके पास, तो कोण BAC का मान, BAC का मान इस कोण से क्या होगा, दुगना होगा। किस कोण से दुगना होगा, कोण कौन से, कोण BDC, किसे, BDC से क्या होगा, दुगना। इसे कहते हैं समीकरण 1। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं ये एक चाप है तो ये भी एक चाप ही है, इस चाप द्वारा ये देखो
ये क्या बन रहा है, केंद्र पर आंतरिक कोण बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है, केंद्र पर है आंतरिक कोण। इस कोण का मान देखो, ये चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण, इसी चाप द्वारा ये शेष परिधि, यानी कि इस कोण का मान इस कोण से क्या होगा, ये कोण क्या होगा, हमेशा दुगना होगा। इसी प्रकार चाप, दूसरा चाप कौन सा आपके पास, CD चाप द्वारा क्या होगा, केंद्र पर बना आंतरिक कोण शेष परिधि पर बने आंतरिक कोण का दुगना होता है। हमें प्रमेय जानते हैं, प्रमेय आप क्या जानते हो, हम ये अच्छी तरह ये प्रमेय भी दे रखे आपके पास, संख्या प्रमेय पूछी गई है, इससे आगे हल करेंगे हम। क्या कहना चाह रहा है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण शेष परिधि पर बने आंतरिक कोण का दुगना होता है, अर्थात इस कोण का मान इस कोण से क्या होगा, दुगना होगा। तो कोण कौन सा, कोण ये आपके पास है CAD का मान दुगना होगा। कोण कौन से, कोण ये देखो कौन सा बन रहा है आपके पास, कौन सा बन रहा है, CBD, क्योंकि ये एक ही चाप द्वारा है, तो कौन सा आपके पास कोण है, CBD। इसे कह दिया समीकरण 2। अब देखो हमें क्या आवश्यकता है, हमें कोण एक तो ये प्लस एक ही दोनों को जोड़ना है। क्यों, क्योंकि हमें पूरा कोण दे रखा है, तो समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर मैं जोड़ करता हूँ, यहाँ जोड़ करके देखते हैं हम, तो कोण BAC प्लस ये कोण कौन सा है, CAD बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, ये कोण कौन सा है, कोण BDC प्लस ये आपके पास क्या है, 2 कोण CBD। आप देखो कि कोण BAC यानी ये कोण प्लस ये कोण दोनों मिलाकर क्या लिख सकता हूँ, BAD, क्या लिख सकता हूँ, BAD। तो इसे क्या लिख दिया, कोण BAD बराबर की जगह बराबर, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 क्या ले लिया मैंने कॉमन लेने के बाद क्या हो गया आपके यहाँ से कि कोण BDC प्लस कोण CBD, और यही चीज़ हमें चाहिए, इति सिद्धम। रचना ये कर सकते हैं हम, B को D से मिलाया, ये रचना भी कर सकते हैं हम, B को D से मिलाया, BD को मिलाया, ये रचना कर सकते हैं हम। देखिए विद्यार्थी, इस प्रकार ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 ही स्टेप है आपके पास, तीसरी स्टेप में आपके पास आंसर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 21 हमारी वीडियो क्लास में ऐसे कैसे मिलेगा आपके पास। वीडियो क्लास आप ध्यान से पाओगे, देखोगे तो जो लास्ट वाली वीडियो क्लास हुई जब हमने 13वीं प्रश्नावली की थी, 13वीं प्रश्नावली का एक ही वीडियो क्लास में मैंने प्रश्नों का अध्ययन किया था, और इसमें एक उदाहरण के बारे में बात की थी कि ये उदाहरण पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, और वो उदाहरण ऐसे कैसे पूछा गया है। क्या कहता है आपके पास कि एक वर्त है, एक क्या है, वर्त है, वर्त के बाहर कोई बिंदु है, बिंदु से क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा, क्या खींची गई, स्पर्श रेखा है, और ये यहाँ स्पर्श कर रहा है, इसे कह दिया A, इसे कह दिया B, इसे कह दिया C, इस बिंदु पर स्पर्श करता है उसे P, यहाँ पर स्पर्श करता है उसे कह दिया हमने Q, यहाँ पर स्पर्श करा उसे क्या कह दिया हमने R। इसका विस्तार से देखना है तो आप वीडियो क्लास में देखिए विस्तार से, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। अब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AQ बराबर है 1/2 AB प्लस BC प्लस CA, यानी परिमिति, त्रिभुज की क्या याद करनी है, हमें परिमिति ज्ञात करनी है। तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज की क्या कहलाती है, परिमिति कहलाती है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले तो देखो टॉपिक लिखते हैं, दिया है क्या लिखोगे, O वर्त का केंद्र है तथा ABC त्रिभुज में BC भुजा P बिंदु पर स्पर्श करती है, P बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, एवं AB व AC को आगे बढ़ाने पर Q व R बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। जो आपको प्रश्न में दे रखा है वैसे लिख दीजिए आप। अगला टॉपिक हमारा सिद्ध करना है, रचना करने की आवश्यकता नहीं है, उत्पत्ति में हम चलते हैं। उत्पत्ति में एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाह्य बिंदु से या आप कथन लिखोगे प्रमेय का कि बाह्य बिंदु से
वृत्त पर खींची गई। भाई ये बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? आपस में बराबर। तो कौन सी? BP बराबर है BQ। BP और BQ क्या आपस में बराबर। इसी प्रकार ये भी भार बिंदु है, तो कौन सी? CP बराबर है किसके? CR के। किसके बराबर है? CR के। देखो ये भी भार बिंदु है, ये भी भार बिंदु है, ये दोनों भार बिंदु है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? आपस में बराबर। ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बराबर। इसी प्रकार ये भी भार बिंदु है, तो ये पूरी दूरी और ये दूरी भी क्या होगी? आपस में बराबर। तथा कौन सी? AQ बराबर है AR। AQ बराबर है AR। इन तीनों को मिलाकर दे समीकरण 1। अब देखो हमें आवश्यकता है, उस पर चलते हैं। तथा अब देखो मैं एक काम करता हूँ, तथा मैं इन दोनों का योग करता हूँ। इन दोनों का क्या करता हूँ? योग। किसका? AQ प्लस AR का। AQ प्लस AR का क्या करता हूँ? योग। ये AQ और AR कितने भागों में बटी है? पहले देखो AQ है, ये आपको AQ को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AB प्लस BQ। क्या लिख सकता हूँ इसे? AB प्लस BQ। आगे तीन किसका? प्लस का। AC को इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। AC को क्या लिख सकते हैं कि AR को क्या लिख सकते हैं? AC प्लस CR। AC प्लस CR। इसे कहते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दिखते हैं। AQ हमें चाहिए, AQ लिख लिया हमने, प्लस की जगह प्लस। हमें सिद्ध करने में AQ चाहिए, AR कहीं भी नहीं है, तो AR है, AR की जगह लिख दूँ AQ। क्योंकि आपस में बराबर है। बराबर की जगह AB की जगह AB चाहिए, रहने दीजिए। प्लस की जगह प्लस। ये कह रहा है BQ की जगह लिख दूँ मैं BP। क्या लिख दूँ मैं? BP। आगे चिन्ह किसका? प्लस का। AC की जगह AC, प्लस की जगह प्लस। ये कह रहा है आपके पास CR आ रहा है। क्या आ रहा है? CR है। CR की जगह लिख दूँ मैं CP। क्या लिख दूँ मैं? CP। देखो AQ कितनी बार हुआ? 2AQ। बराबर की जगह बराबर। आप देखो AB की जगह AB, प्लस की जगह प्लस। ये देखो BP प्लस CP। ये देखो B से लेकर P तक की दूरी, P से लेकर C तक की दूरी, तो पूरी मिलाकर क्या लिख दूँ मैं? BC। क्या लिख दूँ? BC। प्लस की जगह प्लस और AC की जगह AC। ये दो गुणा में तो किसमें हो गए? भाग में। तो क्या हो गया? यहाँ लिखता हूँ मैं कि AQ बराबर हुआ 1/2। 1/2। 2 कहाँ से? ये गुणा में तो किसमें हो गए? भाग में। तो क्या होगा आपके पास? ये आ गया आपके पास AB प्लस BC प्लस CA। आपको ये वीडियो क्लास में ऐसे कैसे पूरा प्रश्न मिलेगा आपको, वहाँ से देखिए आपके पास ये इस प्रकार क्या हो गया? ति सिद्धम। देखिए विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ मैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया आपसे कि ABC त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना कीजिए। परिगत वर्त की रचना करनी है जहाँ में BC भुजा। देखो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहला काम करते हैं कि BC भुजा दे रखी है, तो BC भुजा हमने खींच ली। ये BC भुजा है, ये कितने सेमी है? 6 सेमी की। तो कितने सेमी की थी हमने? 6 सेमी की। इसका नाम है B, इसका नाम है C। पहले आपको त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज की आकृति बनानी। क्या बनानी? त्रिभुज की आकृति। अब कहता है कि B पर कोण 60 डिग्री का। B पर कोण कितना है? 60 डिग्री का। तो आप प्रकार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो आधे से कम प्रकार को खोलते हैं, चाप घुमाते हैं। 11 का प्रकार को पहला चाप काटा कितना आया? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण बना ले। अब साथ में कहता है कि AB, जो A बिंदु यहाँ आएगी, AB है, ये 5 सेमी की है। कितने है? 5 सेमी की। तो इसके लीजिए 5 सेमी की इस रेखा को खींच दीजिए। 5 सेमी की है, जहाँ तक खींच दीजिए, 5 सेमी की होगी। अब 5 सेमी के होने के बाद इस बिंदु को इससे मिला दिया, ये क्या बन गया आपके पास? त्रिभुज। क्या बन गया आपके पास? त्रिभुज। पहला काम तो आपको त्रिभुज बनाना है, तो हमने ये त्रिभुज बना लिया। ये कोण आपके पास कितना है? 60 डिग्री का है, और ये भुजा आपके पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और इस बिंदु का नाम है A है। इस बिंदु का नाम क्या है? A है। अब कहता है इसके परिगत, देखो अंतःवर्त कराता हुआ है तो कोणों का आधा, और परिवर्त कराता है तो भुजाओं का क्या करना है? आपको आधा करना। भुजाओं क्या करना है? आधा। अब भुजाओं को आधा करने का तरीका देखिए, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलते हैं। आधे से क्या खोलते हैं? ज़्यादा। एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर। इसी प्रकार इस बिंदु पर आते हैं, एक चाप इस प्रकार थे, एक चाप इस प्रकार थे। जहाँ पर कट गई इसके लेंगे, इनको डैश डैश करते हुए मिलाते हैं। आप प्रकार से बनाओगे आपके पास सही बनेगा, मैंने हाथ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लगभग सही बने। इसी प्रकार इसका इस भुजा क्या कर दिया हमने? आधा। इसी प्रकार इसका भी आधा कीजिए। तो वही काम करते हैं, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, एक चाप यहाँ काटते हैं, एक चाप इधर काट देते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, एक चाप इस पर काटते हैं, एक चाप इस पर काटते हैं। दोनों को डैश डैश करते हुए मिलाते हैं, डैश डैश करते हुए मिला देते हैं। ये चाप से तो जाना चाहिए, ये चाप से तो जा रहा है, ये हो गया। इस बिंदु क्या मानेंगे? जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद, उससे क्या माना? हमने एक केंद्र माना। क्या माना? केंद्र। यहाँ तक का प्रकार खोल लीजिए आप,
प्रकार खोलने की यहाँ तक का खोलो, यहाँ तक का खोलो, यहाँ तक को तीनों इस बिंदु से दूरी क्या आनी चाहिए बराबर, और क्या बना दो वर्त बना दो, क्या बना दो एक वर्त। इस प्रकार हमने क्या खींचा है परिवर्त खींचा है, क्या खींचा है परिवर्त। ये तीनों बिंदु इसके टच होती हुई आनी चाहिए, इस प्रकार ये क्या हो गया परिवर्त। अब इसकी रचना करनी पड़ेगी। हमने क्या क्या काम किया है वो पॉइंट बाय पॉइंट रचना कीजिए। पहला काम किया हमने BC भुजा 6 सेमी खींची तथा नंबर 2 कोण बी पर प्रकार के साथ कितने डिग्री कोण है 60 डिग्री का। तीसरा काम किया AC भुजा कितने सेमी खींची 5 सेमी की, वह AB को मिलाया। इस प्रकार ABC त्रिभुज एक अभिष्ट त्रिभुज बनता है। ABC एक त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज बनता है। इसके बाद आगे हमने क्या किया BC भुजा को प्रकार के साथ ऐसे क्या किया समद्विभाजन किया। इसी प्रकार AC भुजा को क्या किया प्रकार के साथ समद्विभाजन किया। दोनों रेखाएं जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उसे क्या मान लिया वर्त का केंद्र, परिवर्त का क्या मान लिया केंद्र। इस बिंदु को केंद्र मानकर A से OA सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा। इस प्रकार ये क्या हो गया परिवर्त की रचना। ये आंसर इस प्रकार आप इसकी रचना भी करनी थी और इस प्रकार आपने किया होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपने आसानी से हल किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, क्या कहता है एक वर्त की त्रिज्या है 21 सेमी। एक वर्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेमी है। तो एक वर्त की त्रिज्या हमने बना लिया, ये वर्त बना लिया और वर्त की त्रिज्या दे दी 21 सेमी। कितनी दे दी 21 सेमी, यानी R का मान ये 21 सेंटीमीटर है। साथ में कहता है कि ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण यानी थीटा का मान है वो 90 डिग्री है। आंतरिक कोण कितना है 90 डिग्री है। तो इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, देखो क्या पूछ रहा है लघु वर्तखंड, इसका भाग का लघु वर्तखंड, त्रिज्याखंड नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्या निकालना आपको क्षेत्रफल। तो आप सूत्र जानते हो, आप लिखोगे पहले तो R का मान दे रखा है 21, थीटा का मान कितना दे रखा है 90। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। आप इसमें मान रखोगे सूत्र में, केवल आपको क्या करना है ये फॉर्मूला दे रखा है, आपने 15% अच्छी तरह की होगी तो वहाँ से 2 प्रश्न आए, एक 3 नंबर का और एक 2 अंक का। ये दोनों प्रश्न काफ़ी ईजी हैं, आपको केवल मान रखना है, हल करके दिखाना है। देखिए पाई का मान है अलग से नहीं दे रखा है, तो पाई का मान क्या रखना है आपको 22/7, क्या रखना है 22/7। R का मान कितना है 21, इसको 2 बार गुणा 21 गुणा 21। थीटा का मान कितना है 90/360। आगे चिन्ह किसका माइनस का 1/2 की जगह 1/2। R का मान कितना है 21, इसको 2 बार गुणा 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा, थीटा कोण कितना है 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखो 0 से 0 कितने बार गया 4 बार, कितने बार गया ये 4 बार, 9 चौके 36, 7 से काटा 7 एकम 7, 7 दूसरा 7 या 21। अच्छा फिर देखो 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2 और यह कितना आया 11, कितना आया 11, 11 को इससे गुणा किया तो कितना हुआ 33, 33 गुणा 21, 33 गुणा 21/2, चिन्ह किसका माइनस का। देखो साइन 90 का मान होता है 1, ये करते नहीं है तो 11 21 को 21 से गुणा किया तो 141, 441, कितने 441, बट्टे की जगह बट्टे में कितना आ रहे हैं 2। अब क्या लेते हैं इसमें लघुत्तम लेते हैं, क्या लेते हैं लघुत्तम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, थोड़ा इजी करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, 21 गुणा 21 भी रह सकते हो, 21 गुणा 21। अब लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम कितना है आपके पास 2 आ गया, कितना आ गया 2, भाग दिया कितने बार गया 1 बार, इससे गुणा किया तो कितना हुआ 33 गुणा 21, 33 गुणा 21 माइनस 21 गुणा 21, 21 गुणा 21। आप गुणा करके दोनों को बाकी निकालिए, या दूसरा तरीका और है आपके पास, ये दोनों लास्ट वाले देखो दोनों समान आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का क्या निकाल दीजिए अंतर। अब ये 33 है, 33 में से कितना गया 21, तो कितने बचे 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और ये कितना है 2, 2 में से कितना गया आपके सॉरी 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, यानी 12, 12 किससे गुणा करना है 21 से, बटे में कितना आ रहे हैं 2, बटे में कितना आ रहे हैं 2। अब देखो आप 2 का भाग भी जाता है, 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, कितने बार गया 6 बार, 6 से गुणा किया 6 एकम 6, 6 दूनो 12, 6 दूनो 12। ये क्या है इसका क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा इसका आंसर। आप वैसे बाकी निकाल सकते हो वैसे निकाल सकते हो, या इस प्रकार बाकी निकाल सकते हो तो ऐसे भी बाकी निकाल सकते हो। तरीका है दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, बाकी निकालेंगे। देख लीजिए एक बार, यही आना चाहिए आपके पास 33, 33 को किससे गुणा किया 21 से, तो क्या हो आपके पास 3, 3 गुणा ये क्या हो गया 6, 6, बाकी निकाले कितने 3, ये कितना 9, 693। अच्छा इसमें आपको क्या करना है, इस 21 गुणा 21 को गिना गया तो 441, क्या निकालिए बाकी, तो कितना बचा आपके पास 2, ये कितना है 5, और इसमें कितना बच गया 2,
252 बच गए। कितने बजे? 252। 252 में किसका बार लगाना है? 2 का, तो कितना है? 1, और इसमें कितने बार गया? 2 बार, और ये कितने बार गया? 6 बार, तो कितना हुआ? 126। ये आंसर आ चुका है। इस प्रकार की क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। आपको गुणा करके क्या निकालना है? बाकी निकालना है, हल करना है। आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन संख्या 25। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड खंड जो सी था उसके लिए। खंड सी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होते हैं। काफ़ी इजी खंड होता है, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होती है और आप आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये प्रश्न भी हमारी वीडियो क्लास में ऐसे कैसे मिलेगा? आपके पास एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद है, तो पहले अलग अलग लिख दीजिए। सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद कितनी है? 5 है। आप लिखोगे कि लाल गेंद कितनी? लाल गेंद देख के कितनी है? आपके पास 2 है। अच्छा, काली गेंद, कौन सी गेंद? काली गेंद इसमें दे रखा है 3 है। काली गेंद कितनी है? 3 है। तो पहला काम टोटल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? टोटल आपने जोड़ा कितनी हुई? 10 गेंद। कुल गेंद कितनी होगी? 10। तो हमेशा पहला काम यही करना है कि प्रायिकता में हमेशा मैंने ये कहा है कि संख्या अलग अलग दे रखी हो तो पहला काम आप योग करीजिए। योग किया आपने, टोटल गेंद कितनी होगी? 10 गेंदें हो चुकी है। अब पूछना चाह रहा है सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो मैंने कहा है जिसके बारे में प्रश्न पूछे उसकी संख्या ऊपर बटे में के लीजिए टोटल, वही कहलाती है प्रायिकता। सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता PE बराबर सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? 5 बटे में टोटल कितना है? 10। हल किया तो कितना हुआ? 1/2 आंसर। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या आपके पास? लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ऊपर तो लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 2, टोटल कितना है? 10। हल किया तो कितना हुआ? 1/5 दूसरा आंसर। तीसरा प्रश्न था आपके पास। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये कहता है कि काली गेंद होने की प्रायिकता, जिसके बारे में प्रश्न पूछे उसकी संख्या ऊपर काली गेंद कितनी है? 3 बटे में कितना है? 10। हल नहीं होता तो यहीं छोड़ दीजिए, ये तीनों क्या होगी इसके ये आंसर। इस प्रकार ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आसानी से आपने किया होगा। इस प्रकार हमने खंड जो सी था उसके बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको खंड डी के बारे में विस्तार से बताऊंगा मैं, क्योंकि हम देखेंगे कि जो खंड डी है वो अलग से, खंड सी में यदि दोनों साथ में वीडियो बना तो काफ़ी लंबा वीडियो होता है। तो मैं कल जो नेक्स्ट डे होगा हमारा क्लास उसमें खंड डी के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में अपने 9th क्लास में जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस जो महामारी चल रही है, महान विपत्ता चल रही है भारत देश, पूरे भारतवर्ष में, उनमें भी फायदा मिले और वो भी अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से शुरू कर सके। मैं जो अभिभावक हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ इन वीडियो क्लासों को साथ में लेके बैठिए, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।